देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, कल हमने रेट के क्वेश्चन किए थे, इस क्वेश्चन को देख लो केमिकल रिएक्शन दे रखी है A+B प्रोडक्ट बनेगा। अब केमिकल रिएक्शन देख के हम पता नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर क्या है, रिएक्शन देख के तुम पता नहीं कर पाओगे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, उसने दे रखा है कि ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, A और B दोनों का ऑर्डर क्या है 1, दोनों में ऑर्डर क्या है 1। उसके बाद वो X और Y की वैल्यू पूछ रही, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे कहाँ पर दो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो तुम देखो ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ B, यहाँ दोनों जगह B कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों के लिए, इन दोनों डेटा के लिए रेट लिख लेंगे, दोनों डेटा के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो देखो रेट क्या होता है, रेट होता है K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। बोलो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस वाले को। इसके लिए रेट कितना दे रखा है 0.1, K नहीं दे रखा है, और इसके लिए A की वैल्यू है 0.2 और B की वैल्यू है 0.05। पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, अब दूसरे वाले के लिए लिख लो। यहाँ रेट है 0.4, K हमें पता नहीं, A तो हमें निकालना है यहाँ X, और B कितना दे रखा है 0.05, सही है भाई। इसके ऊपर पावर होगी 1, इसके ऊपर होगी पावर 1, इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है ऑर्डर क्या है 1, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऑर्डर के लिए, पहले ही बोल रखा है उसने ऑर्डर क्या है 1। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। देखो जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, K से K कैंसिल, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ बचा 0.2/x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.8, x की वैल्यू क्या आ गई। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, दो आंसर एलिमिनेट हो गए यहाँ से। ऐसे भी किया करो, एलिमिनेट मेथड भी लगाया करो, अगर एक ही ऑप्शन होता 0.8 का तो वही आंसर हो जाता, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अभी दो ऑप्शन दे रखे हैं तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू तुम इस वाली इक्वेशन में रखो, इसके लिए रेट लिखो, देखो इस वाले डाटा के लिए रेट लिखो, और रेट लिखकर डिवाइड कर दो, किससे, इस वाले से, इस वाले से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसके लिए लिखो और इस वाले, इसके लिए लिखो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो जरा यहाँ लिखेंगे 0.4, ये हो जाएगा K। अब तुम्हें x की वैल्यू मिल गई है 0.8, और यहाँ कितनी है 0.05, दूसरे में 0.8 इज इक्वल टू K, A की वैल्यू है 0.4, और यहाँ कितनी है y निकालना है। तो देखो इसे सॉल्व करो जरा, K से K कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 0.05 ठीक है भाई, बोलो। तो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करो, 1/2 इज इक्वल टू 0.1/y, तो देखो y के लिए आंसर क्या आ जाएगा 0. अब चेक कर लो, x आ गया 0.8, y आ गया 0.2, आंसर थर्ड। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आते हैं। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आएंगे। मैक्सिमम का मतलब 90% तक क्वेश्चन किससे आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या बातें पढ़ना है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पहले उसके निकालेंगे एक्सप्रेशन या इक्वेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। उसके बाद उसकी हाफ लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इक्वेशन से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे उससे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है और उसके बाद ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका नाम ही है जीरो ऑर्डर, इसका नाम ही क्या है जीरो ऑर्डर, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी जीरो, कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी जीरो। तो पहले इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो,
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the zero power of concentration of reactant। यहाँ जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहना चाह रहे हैं? सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रिएक्टेंट है, मान लो ए है, उसकी कंसंट्रेशन की जीरो पावर पर रेट डिपेंड करेगा। यानी हिंदी में बात करें तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सीधी बात तो ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन डबल कर दोगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दोगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन हाफ कर दोगे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो पावर की है ना, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा। कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाते जाओ चाहे घटाते जाओ, रेट पे कोई फर्क पड़ नहीं है। तो सीधी बात कहने की यहाँ पर ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट कैसा रहेगा? सेम। रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी और तुमसे पहले ही बोल दिया कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इसके लिए ज़रा रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे? माइनस लगा देंगे और dA/dt, dA/dt, यही तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यही तो हो जाएगा। और ये हमने कहाँ से निकाला? ये हमने निकाला, ये जो हमने तुम्हें रेट एक्सप्रेशन पढ़ाया था उसी से निकाला। अच्छा, अगर रेट लॉ वाला फॉर्मूला लगाना है, रेट लॉ, तो रेट लॉ वाला फॉर्मूला, उसके लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला था? कि ए की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी? 0। ए की पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे अगर हम रेट एक्सप्रेशन से निकालें तो -dA/dt, और अगर रेट लॉ से निकालें, ये किसके अकॉर्डिंग है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग ले रखा है हमने। तो अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकालें तो जीरो ऑर्डर में के ए की पावर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बताओ, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, जरा इक्वल करो। ये हो जाएगा -dA/dt इज इक्वल टू के, और यहाँ तो 1 आ जाएगा। ए की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा? 1। ए की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। तो -dA/dt क्या हो जाएगा? के। -dA/dt क्या हो जाएगा? के। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, डिफरेंशियल फॉर्म, हमें इसे क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। देखो, ये t इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा k/dt। ये क्या हो जाएगा? k/dt। अब समझना ध्यान से, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ लिख देता हूँ, ए से बना प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बना, और ए से जब प्रोडक्ट बना तो मान लो तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी थी C0। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले रखी थी? C0। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0। अब किसी t टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन रह गई C। फाइनल कंसंट्रेशन क्या रह गई? C। तो अब तुम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t टाइम पे इसे इंटीग्रेट कर दोगे। दोनों साइड क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ये 0 से t तक कर दोगे इसे, और यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करोगे तुम C0 से। इनिशियल क्या थी? C0, और फाइनल क्या हो गई? C। देखो, ये हो जाएगा माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, इंटीग्रेशन तो पढ़ा है तुमने, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ये हो जाएगा C माइनस C0, और ये बराबर हो जाएगा 0 तो हट जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा KT। ठीक। अब देखो, ये माइनस हटाओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा C0 माइनस C बराबर KT। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। C0 यहाँ है इनिशियल कंसंट्रेशन, और C है फाइनल कंसंट्रेशन। लिखो इसे। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, या हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को C0 माना है, फाइनल को C माना है। अब कई बार ऐसा होता है कि दे रखा होता है, ये इक्वेशन दे रखी होती है x के टर्म्स में, x के टर्म्स में भी ये इक्वेशन दे रखी होती है, तो हम इसे x के टर्म्स में चेंज करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। देखो, अब हम इसे दूसरी तरीके से लिखने जा रहे हैं।
मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, वो चेंज हो गया प्रोडक्ट पी में। अब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमने ए की कंसंट्रेशन ले रखी थी ए, और इस टाइम पे प्रोडक्ट होगा 0। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लो ए चला गया x रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ कितना बना होगा x, ठीक। यहाँ कितना रह गया a माइनस एक्स, रिएक्टेंट कितना रह गया a माइनस एक्स। तुमने रिएक्टेंट इनिशियली a ले रखा था, फाइनली उसमें से x टूट के प्रोडक्ट बन गया, तो जो फाइनली तुम्हारे पास बचा वो a माइनस एक्स बचा। ये a माइनस एक्स है जो फाइनली रिएक्टेंट बच गया। फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल a था, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई a माइनस एक्स। x क्या है यहाँ x वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है और x वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसी को हम फिट करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेट करते हैं हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, जो रिएक्शन हमने लिखी हुई थी उसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं फर्दर। यहाँ देखो फिर से यहाँ से लिखो dA/dt और ये बराबर था KA0 के। फिर हमने किया dA ये कर दिया था KDT के बराबर, और फिर इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया था। अब इंटीग्रेट कहाँ करेंगे, देखो इनिशियल कितनी थी a और फाइनल कितनी हो गई a माइनस एक्स, और यहाँ टाइम भी क्या लेंगे हम, देखो इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम हो गया t, माइनस बाहर रखा और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल a माइनस एक्स माइनस a, और ये हो जाएगा KT। तो यहाँ देखो माइनस बाहर ही है, माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और x हो जाएगा KT के बराबर। x क्या है, x है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which is converted into प्रोडक्ट। जो पिछली वाली इक्वेशन आई थी वो आई थी C0 माइनस सी इज इक्वल टू KT। पिछली इक्वेशन आई थी C0 माइनस सी इज इक्वल टू KT। C0 थी इनिशियल कंसंट्रेशन, C थी फाइनल कंसंट्रेशन, और यहाँ जो x है वो ना इनिशियल कंसंट्रेशन है ना फाइनल कंसंट्रेशन है, बल्कि वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। बात समझ में आ रही, दोनों में डिफरेंस है। ये इक्वेशन भी ठीक है और ये इक्वेशन भी ठीक है, इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें दोनों इक्वेशन याद रखना है। बस याद ये रखना है यहाँ x फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ बाकायदा इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, करो नोट। अब इसी में अगली बात पढ़ने जा रहे हैं हम, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से या फिर T50% से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T हाफ या T50%। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम में रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, आधी। मतलब अगर तुमने इनिशियली 2 मोल लिए थे और वो 2 मोल उसमें से 1 मोल डिसोसिएट हो जाए, रिएक्टेंट के 2 मोल लिए थे और 1 मोल डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना ले, तो वो जितने टाइम में 1 मोल डिसोसिएट होगा वही क्या होगा, उसकी हाफ लाइफ। बात समझ में आ रही है, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाए या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, हाफ, उस टाइम को क्या बोलोगे, हाफ लाइफ। सही है ना, तो लिखो टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन टू हाफ। जिस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए वही टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। अब देखो इसे निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन नहीं, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है सीधे। देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अपने पास इक्वेशन है C0 माइनस सी इज इक्वल टू KT, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है। C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, C फाइनल कंसंट्रेशन है, बराबर KT। इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने कुछ भी मान लो A है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी,
a/2, हाफ लाइफ निकालना है ना, हमें हाफ लाइफ निकालना है, यानी वो टाइम निकालना है जिसमें कंसंट्रेशन हाफ हो जाए रिएक्टेंट की। तो अगर तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन C0 ले रखी है तो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी C0/2। देखो इसी को हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा C0 माइनस C0/2 और अब T की जगह हो जाएगा T हाफ, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना। बोलो अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा C0/2 इज इक्वल टू के T हाफ, और यहाँ से T हाफ हो जाएगा C0/2 के, C0/2 के। और अगर तुम इस C0 को दूसरे मेथड से लिख रहे हो तो A लिखोगे ना, ये हो जाएगा A/2 के। अब यहाँ से देखो सीधे सीधे जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C0 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C0 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? 2 के और K के। कह लो 2 और K, 2 भी कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, तो K की थोड़ी प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनवर्सली। रेट ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसका तो नाम ही रेट कांस्टेंट है, बचपन से रेट कांस्टेंट है। हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के। हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन के। इससे पहले हमने रेट के लिए पढ़ा था और हमने कहा था रेट जो है, रेट वो इंडिपेंडेंट है, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसका रेट? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन। अब इसके बाद ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ बनाओ। तो तुमने ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, हाँ देखो ग्राफ में देखो अपने पास इक्वेशन है C0 माइनस सी इज इक्वल टू के और टी, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। अब यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन, और के तो बचपन से ही कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल दो हो गए, एक तो टी और एक सी। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो जो तुम लोगे वो कांस्टेंट रहेगी, जो तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन मानी वो कांस्टेंट रहेगी। फाइनल कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ दो चीज़ें वेरिएबल हैं, सी फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम। तो देखो ये हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू के टी माइनस C0 हो जाएगा, इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, ठीक। अब इसको तुम प्लस कर लो, ये हो जाएगा C माइनस के टी प्लस C0, ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब कभी भी टाइम आता है किसी भी ग्राफ में, उसे हमेशा कौन से उस पर एक्सिस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, हमेशा किस एक्सिस पे लेंगे? तो यहाँ तुम अगर ग्राफ बनाओगे C और T के बीच में, टाइम यहाँ ले लिया तुमने एक्स एक्सिस पे और फाइनल कंसंट्रेशन C ले ली वाई एक्सिस पे। तो देखो ज़रा कैसे डिपेंड कर रहा है, वाई पे तुमने ले लिया C और एक्स पे ले लिया T। अब इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो y तो C हो गया और x क्या हो गया? टाइम हो गया। m क्या है यहाँ? स्लोप। m क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। बात समझ में आ रही है? स्लोप है माइनस, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ? इंटरसेप्ट होगा C0, सही है। और अगर स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस है तो बताओ ग्राफ ऐसे बनेगा। स्लोप अगर माइनस है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। और यहाँ कहीं भी तुम स्लोप निकाल लो, कहीं भी यहाँ स्लोप निकाल लो, ये स्लोप आ जाएगा थीटा और स्लोप हो जाएगा माइनस के। और ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये हो जाएगा C0, ठीक। और x और t के बीच में ग्राफ पूछ ले तब कैसे बनाएंगे? देखो अगर उसने x इज इक्वल टू के टी ये इक्वेशन दे रखी है, फिर ग्राफ पूछेगा तो हम इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ बनाओ इसे, x पे ले लिया टाइम और y पे ले लिया x। y पे x कैसे ले लिया? अरे ये x क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। x एक्सिस नहीं है, ये x एक्सिस y पे क्यों आ गई?
बात समझ में आ रही है? एक्स है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ हमने एक्स ले लिया, अब कंपेयर कर लो। तो तुमने जो है वाई एक्सिस पे एक्स ले लिया, एक्स एक्सिस पे टी ले लिया। अब यहाँ इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, इंटरसेप्ट तो जीरो है, और जो स्लोप है एम वो है के बराबर, और ये पॉजिटिव है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्लोप पॉजिटिव होगा यहाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो बात समझ में आ गई? अगर तुमसे ग्राफ पूछता है रेट, ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ पूछता है तो देखो जरा, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लो, वाई एक्सिस पे रेट ले लो। तुमने पढ़ा है रेट लॉ से कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पूछ लेगा तो वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। सही है ना? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ती रहे रेट सेम का सेम रहेगा। तो देखो हमने तीन ग्राफ पढ़े, एक सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी वाली इक्वेशन से, जिसमें हमने फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने x इज इक्वल टू के टी वाली इक्वेशन से पढ़ा ग्राफ, और इसके बाद हमने रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पढ़ा है। तो ये तीनों ग्राफ याद होना चाहिए, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इन सब को जोड़ लेंगे, जहाँ भी जीरो आ जाएगा वही हमारा आंसर है। सब में हम इनके सबके ऑर्डर जोड़ लेंगे, इंडिविजुअल ऑर्डर सबके जोड़ लेंगे, जहाँ आंसर जीरो आए वही आंसर है। चलो जोड़ो सर, इसमें पहले में देखो यही करूँ, 3/2 माइनस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ एलसीएम ले लो 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 4। ये तो आंसर नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। और यहाँ सिंपल देखो सीधे दिख रहा है 0 + 2, तो ये तो सेकंड ऑर्डर है। इसमें देखो सर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, तो 1/2 तो 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 0, यही आंसर है। और यहाँ देखो, यहाँ सीधे 2 + 1 = 3। इस क्वेश्चन को देखो, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 3 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद कह रहे हैं टाइम भी दे रखा है। आफ्टर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, 25 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, तो कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना है रिएक्टेंट की, फाइनल दे रखी है 25 सेकेंड के बाद हो गई है 0.5 मोलर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है C0 - C, उसी से निकालते हैं। C0 - C इज इक्वल टू KT। ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बस सीधे सॉल्व कर लो। C0 - C दे रखा है 0.5, K दे रखा है 3 × 10⁻⁻² इंटू टाइम दे रखा है 25। अब इसे सॉल्व करो। C0 - 0.5 इज इक्वल टू 25 3 = 75 हो जाएगा, 75 × 10⁻²। ठीक है भाई, बोलो इसको और सॉल्व करो। C0 - 0.5 ये हो जाएगा 0.75। सही है ना? ये 2 माइनस लगाए ना, इसे हटाने के लिए यहाँ 0.75 कर लोगे। अरे 100 से डिवाइड करोगे ना, नीचे जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा। या फिर इसे ऐसे समझो, जितना पावर में नंबर हो उतने पॉइंट खिसका दिया करो लेफ्ट की साइड। सही है ना? उतने ही लेफ्ट में पॉइंट खिसका दो, तो ये 0.75 आ जाएगा। अब क्या करना है, बस इसको इधर ले जाओ, 0.75 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा C0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25।